Today we will discuss about the mapping techniques for load balancing. Now, what are the mapping techniques and how we can use them for the load balancing? फर्स्ट तो हम देखते हैं कि हम इसको जब देखेंगे तो उस सूरत में हमें एडवांटेजेस व्हाट वी वांट टू एक्चुअली अचीव द गोल्स और व्हाट द एम्स आर ऑफ दिस टॉपिक, that we will be able to understand the mapping techniques of for load balancing and the need of mapping techniques for load balancing. रीज़न क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ गई है हमें मैपिंग टेक्निक्स की. Let's have a look on the basic theme of a load balancing one by one. Now, the computation domain is partitioned into several subdomains and then mapped onto processors of a parallel system with the objective that all tasks complete in the shortest amount of elapsed time. अब यहाँ पे जैसे हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया हुआ है कि जब हम डिवाइड करते हैं टास्क, क्योंकि पैरेललिज्म है क्या कि सेम टास्क को हम बेसिकली मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के अंदर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं और प्रोसेस कर रहे होते हैं. अब अगर इसकी फॉर एग्जांपल प्रीवियसली आपने एल्गोरिदम्स का जो कोर्स है उसके अंदर आपने डिस्कस किया होगा या डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर भी डिस्कस किया होगा कि डिवाइड एंड कंकर के एक मैकेनिज्म हम वहाँ पे अडॉप्ट किया करते थे. अब डिवाइड एंड कंकर क्या था कि आप उस टास्क को बेसिकली डिवाइड करते थे और डिवाइड करने के बाद उसको सब पार्ट्स को बेसिकली आप क्या करते थे, सॉल्व करके यहाँ पे, और उसका एट द एंड जो है वो कलेक्टिवली एक सोल्यूशन दिया करते थे. तो वो एल्गोरिदम्स जो है, यानी इट मीन्स कि जब आपके पास एक बड़ा टास्क हो तो हम उसको क्या कर देते हैं, स्मॉलेस्ट पीसेस के अंदर डिवाइड करने के बाद उसको गेन कर लेते हैं उसकी, क्योंकि वो इजी हो जाता है कि आपकी किसी एक प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हम उसको प्रोसेस कर सकें. अब यहाँ पे जब हम पैरेलल के अंदर आते हैं तो पैरेलल एल्गोरिथम्स या पैरेलल जो टेक्निक्स हुआ करती हैं उसमें चूँकि ये डिवाइड ही किए गए, जहाँ पे आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा होगा या हैवी टास्क जो है अपने परफॉर्म करनी होगी वो आपके पास होंगी. तो हमने करना क्या होता है कि हम बेसिकली जो है वो टास्क को डिवाइड कर रहे होते हैं और डिवाइड इस तरीके से कर रहे होते हैं कि तमाम के तमाम जो अवेलेबल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हों वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो रहे हों और साथ में आपके पास जो कम्युनिकेशन टाइम है या जो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग है वो भी किसी हद तक हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें. अब ये हमारे पास जो है इसका एक मैकेनिज़्म है. अब इस आइडिया में क्या था कि जब आप इसको स्मॉलर टास्क के अंदर लेके आते हैं तो उस सूरत में क्या करते हैं कि जो जैसे आप स्मॉल करते हैं तो उनके लिए आपको मैनेज करना जो है, जो सब प्रॉब्लम्स हुआ करती हैं उनको आपके पास जो है आसान हुआ करता है. मेमोरी के अंदर इजीली मैप हो जाते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर या प्रोसेस नोड्स के अंदर, इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स के अंदर, तो वहाँ पे हम उनको ईज़िली मैनेज कर सकते हैं. ठीक है. और जब आप इसको डिवाइड कर लेते हैं तो डिवाइड करने के बाद आपकी जितने भी नंबर ऑफ़ प्रोसेसिंग एलिमेंट्स और नोड्स होंगी हम बेसिकली उन तमाम को क्या कर देते हैं, असाइन कर देते हैं और वो प्रोसेसर जो है उनको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं. अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो आपकी नंबर ऑफ़ सब डोमेन्स हैं, इन जनरल द नंबर ऑफ़ सब डोमेन्स इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ प्रोसेसर्स इन अ पैरेलल सिस्टम. जब आप पैरेलल सिस्टम की बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में आपके पास क्या है कि जो जितने प्रोसेसिंग एलिमेंट्स होंगे बेसिकली उसी के इक्विवेलेंट हम नॉर्मली उन सब डोमेन्स को जो है वो डिवाइड करते हैं. नॉट नेसेसरी, लेकिन इन जनरल जो है वो आपके पास इसमें ये फैक्टर जो है वो हम काउंट कर रहे होते हैं कि जितने प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं या आपके पास कंप्यूटेशनल डिवाइसेस हैं हम बेसिकली उन्हीं के इक्वल जो है उस जॉब को सब डिवाइड करेंगे, सब डोमेन्स के अंदर लेके आएंगे और फिर उनको एग्जीक्यूट करेंगे. दूसरा आपके पास आता है कि जब हम इसको अचीव करने के लिए करते हैं, ठीक है ना, इन ऑर्डर टू अचीव अ स्मॉल एग्जीक्यूशन टाइम the overheads of the executing the task in parallel must be minimized. ठीक है ना. अब यहाँ पे
जब हम इनको डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड करते हुए आपके पास एक चीज़ याद रखनी है कि हमने जो डिवाइडिंग है, जो कंप्यूटेशनल डोमेन्स हैं, जो हमने सब डोमेन्स ये डिवाइड की हैं, ये सेट्स होंगे कौन से, नॉन ओवरलैपिंग सब डोमेन्स के। इट मीन्स कि उन सेट्स के बिटवीन में कोई चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए, तो वो नॉन ओवरलैपिंग सब डोमेन्स में हमने उनको डिवाइड करना है, ठीक है। और वो जो भी नॉन ओवरलैपिंग एक सब डोमेन है, हम बेसिकली उसको असाइन कर देते हैं किसी भी एक प्रोसेसर को, प्रोसेसिंग एलिमेंट को या नोड को। और ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वो ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे कि आपकी जितने भी वो सब डोमेन्स हैं या जो नॉन ओवरलैपिंग जो सेट्स हमने बनाए हैं वो इक्वल हों किसके लिए, जो आपके पास प्रोसेसिंग के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं उनके इक्वल आ जाए, ठीक है। और हर एक प्रोसेसर को हम वो टास्क जो है वो असाइन कर देंगे कि ओके अब आप इसको एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब जब आप डोमेन जो है वो और उसकी जब आप डाटा को या जो भी आपके पास डोमेन थी उसको आपने पार्टीशन कर दिया और उसको सब डोमेन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अब जो सब डोमेन्स के जो सॉल्यूशंस हैं उनको बेसिकली हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंटली तमाम प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के अंदर कैलकुलेट करते हैं। कंप्यूट करने के बाद हम उनके रिजल्ट्स जो हैं वो दोबारा से क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा था डिवाइड एंड कंकर करके पहले डिवाइड किया, प्रोसेस किया और उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और जो पूरी के पूरी डोमेन का, ताकि हम जो है वो सोल्यूशन गेन कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम इस की मैपिंग के लिए हम काम कर रहे होते हैं तो उस सूरत में हमारा काम क्या हुआ करता है, ये जो पर्पस हुआ करता है वो क्या हुआ करता है कि हम जो तमाम के तमाम प्रोसेसर्स हैं वो बेसिकली हम उनको एफिशिएंटली यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, ताकि आपके पास जो कंप्यूटेशनल टाइम है ओवरऑल वो तमाम के तमाम क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ न कुछ जो इश्यूज़ हैं वो आपके पास रहते हैं। अब जब हम लोड बैलेंसिंग के एल्गोरिदम्स की बात कर रहे होते हैं तो उनकी जो क्वालिटी हुआ करती है, क्योंकि जो एग्जैक्ट लोड बैलेंसिंग है वो कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है वो पॉसिबल भी नहीं हुआ करती। जब लोड बैलेंसिंग की हम क्वालिटी की बात कर रहे होते हैं उन एल्गोरिदम्स की, तो उस सूरत में हुआ करते हैं वो डिफरेंट क्राइटेरियाज आपके पास अवेलेबल हुआ करते हैं, जिनमें से ये दो जो इम्पॉर्टेंट हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक, नंबर ऑफ स्टेप्स नीडेड टू गेट द बैलेंस्ड स्टेट, ठीक है। सेकंड है एक्सटेंट ऑफ लोड्स, ठीक है, मूव्स और द लिंक टू विच नोड्स आर कनेक्टेड। दूसरी आपके पास है, अब इन दो फैक्टर्स के अलावा जो है कुछ और एस्पेक्ट्स भी आपके पास हुआ करते हैं, कुछ और फैक्टर्स भी आपके पास हुआ करते हैं जिनको आपको कंसिडर करना पड़ता है, क्योंकि वो भी आपकी क्वालिटी के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, ठीक है। अब उनमें से आपके पास ये ओवरहेड आपके पास आ सकता है, स्केलेबिलिटी आपके पास आ जाती है, आपके अडेप्टिविटी आपके पास आ जाती है और रोबस्टनेस आपके पास आ जाती है। आगे चल के हम इसको डिटेल के अंदर अब हम देखते हैं, ठीक है। अब जब हम लोड बैलेंसिंग की टेक्निक की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देयर आर टू की सोर्सेज ऑफ ओवरहेड, द टाइम स्पेंट इन इंटर प्रोसेस इंटरेक्शन इन वन सोर्स ऑफ ओवरहेड। Another important source of overhead is the time that some processors may spend being idle. अब यहाँ पे दो चीज़ें हुआ करती हैं, क्योंकि जब हम लोड बैलेंसिंग की बात कर रहे होते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डाटा है वो भी इक्वल सब डोमेन्स के अंदर डिवाइड हो सके, क्योंकि अब हम उनको जो नॉन ओवरलैपिंग के लिए और इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, तो अगर जो कहीं पे हो सकता है कि एक साइड के ऊपर जो है वो कुछ डाटा ज़्यादा हो, किसी साइड के ऊपर कुछ कम हो, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन आ जाएगी उस सूरत में क्या होगा कि कुछ लोकेशंस के ऊपर जो है वो कुछ प्रोसेसेस के पास डाटा प्रोसेस होने के लिए ज़्यादा आपके पास आ जाता है और कुछ आपके पास जो है वो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स जो हैं वो आइडल रहते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसके ऊपर दूसरी साइड के ऊपर आए कि ओके
अब हम इसको लोड बैलेंसिंग कर देते हैं कि जिसके पास ओवरलोड ज़्यादा है हम इसको दूसरे प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दें। जब ये काम करने लगेंगे तो उस सूरत में याद रखिएगा कि आपकी जो कम्युनिकेशन ओवरहेड है वो भी आपके पास जो है वो बढ़ जाएगा। तो इट मीन्स कि हमें ये कुछ फैक्टर्स जो हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा जैसे ही हम लोड बैलेंसिंग के लिए, और ये जब हम मैपिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो क्वालिटी आपकी हुआ करती है लोड बैलेंसिंग की, इट मीन्स कि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, कि वो किस हद तक बैलेंस्ड है, कि उसने किस हद तक वर्कलोड को प्रोसेसेस के दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट किया है और बैलेंसली डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और दूसरा ये है कि क्या उसने कितनी बेहतर तरीके से जो आपके पास इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और आइडल टाइम के बिटवीन वो जो ओवरहेड है, ठीक है, यानी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की वजह से और आइडल टाइम ऑफ अ प्रोसेस, क्योंकि एक अगर प्रोसेसर आपके पास आइडल है तो इट मीन्स कि किसी और के ऊपर लोड ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ओवर लोडेड है। तो ये दोनों के दरमियान में जो बैलेंस है, तो इसकी जो ओवरहेड है इसको मिनिमाइज किस हद तक आपके पास एल्गोरिदम कर रहा है। ठीक है, तो वो आपके पास इसके ऊपर काउंट कर रहा होता है। ठीक है, जब आपकी लोड बैलेंसिंग की जा रही है, ठीक है, तो आपके पास मैपिंग के अंदर जो है वो दो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो गेन कर रही होती है। ठीक है, वो आपके पास क्या होती है कि रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टाइम प्रोसेसेस स्पेंड इन इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ठीक है, सेकेंड आपके पास रिड्यूसिंग द टोटल अमाउंट ऑफ टाइम सम प्रोसेसर्स आर आइडल while the others are engaged in performing some task। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे हमने डिस्कस किया है पहले भी। ठीक है, अब अगर आपके पास ये है कि अगर आपकी अब जब ये फॉर एग्जांपल जो आइडल टाइम वाला है, जो प्रोसेसर है वो अगर आपके पास जो है वो आइडल रहेगा कि चूँकि मैपिंग प्रॉपर नहीं हुई या उस डाटा की करैक्टरिस्टिक्स इस तरीके से थी कि आप उसको जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया है इंडिपेंडेंट और नॉन ओवरलैपिंग सब डोमेन्स के अंदर, तो उनमें से किसी एक के पास इतना टाइम आया कि उसने प्रोसेस किया और उसमें से फिर वो आइडल आपके पास आ गया। ठीक है, काम हुआ या उसके पास कुछ ज़्यादा प्रोसेसिंग नहीं करनी पड़ी, जबकि दूसरे प्रोसेसर्स जो हैं उनको वो ओवरलोडेड है। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ जो है वो क्या कर रही है कि एक कुछ प्रोसेसर जो है वो आपके पास आइडल बैठे हुए हैं। अब ये एक इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज है आपके पास। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा कि अगर हम जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसको यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, लोड बैलेंसिंग के लिए, तो आपके लिए जो कम्युनिकेशन के ओवरहेड है वो एक्सीड कर जाएगा और जो बेनिफिट ऑफ आपकी लोड बैलेंसिंग है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। तो इसकी वजह से जब हम लोड बैलेंसिंग कर रहे होते हैं तो लोड बैलेंसिंग के अंदर या मैपिंग के अंदर बेसिकली हमें कंसिडर करना पड़ता है किस चीज़ को, कि आपके पास जो आपने टास्क परफॉर्म करने हैं उनमें और जो आपकी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है और जो आइडल टाइम है बेसिकली उसको किसी हद तक किस हद तक आपके पास एक बैलेंस्ड लेवल के ऊपर आप रख सकें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पास जो मैपिंग टेक्निक्स हैं, ठीक है, वो किस किस्म की आपके पास हो सकती हैं। ठीक है, जब हम मैपिंग टेक्निक्स के अंदर आते हैं तो मैपिंग टेक्निक्स के अंदर जो है वो आपके पास हम कह सकते हैं कि टू कैटेगराइज हैं या क्लासिफिकेशंस हैं, टू क्लासेस हैं जिनके अंदर हम जो मैपिंग्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। एक आपके पास क्या हुआ करती है, स्टैटिक मैपिंग आपके पास हुआ करती है, और दूसरी आपके पास क्या हुआ करती है, डायनामिक मैपिंग आपके पास हुआ करती है। जब आप स्टैटिक मैपिंग की बात कर रहे होते हैं तो स्टैटिक मैपिंग आपके पास क्या कर रही होती है कि ये आपके पास बिफोर द एग्जीक्यूशन, ठीक है, यानी आपके लिए ये क्या होगा कि ये प्री एग्जीक्यूशन बेसिकली हम मैपिंग कर रहे होते हैं। अब प्री एग्जीक्यूशन मैपिंग है कि द मैपिंग ऑफ टास्क ऑफ प्रोसेसिंग नोड्स इज प्री डिटरमाइंड बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम,
कि आपने एक प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट भी नहीं किया, तो आपने बेसिकली उस डाटा को या जो भी आपके पास उस प्रोग्राम है उसको आपने क्या कर दिया है, वो पार्टीशन कर दी है, और आपको मालूम है कि आपके पास इतने टास्क है और ये इन नोड्स के ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, अब ये जो है नॉर्मली इस एजम्पशन के ऊपर हुआ करता है कि जो भी आपके पास नोड्स हैं या जो प्रोसेसिंग एलिमेंट्स हैं वो फिक्स्ड प्रोसेसिंग कैपेसिटी के साथ आपके पास हैं और आप उनके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जो है वो एक 4 प्रोसेसिंग नोड्स आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप उनके ऊपर जो है इवनली जो टास्क है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, और ये टेक्निक बेसिकली बहुत इजी हुआ करती है, सिंपल है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो ऑप्टिमल नहीं हुआ करती जहाँ पे जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द नोड्स है वो चेंज हो रही हो ओवर द टाइम। ठीक है, जब हम डायनामिक मैपिंग की आपके बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उस सूरत में डायनामिक मैपिंग के अंदर आपके पास क्या आ जाता है कि जो मैपिंग है ऑफ टास्क जो है वो रन टाइम के ऊपर आपके पास आती है, जैसे वो नाम से जाहिर है। ठीक है, द मैपिंग ऑफ टास्क टू प्रोसेसिंग नोड्स इज डन एट रन टाइम बेस्ड ऑन द करंट सिस्टम स्टेट। ठीक है, अब ये टेक्निक जो है इसके अंदर आपको क्या करना पड़ रहा है, चूँकि आप रन टाइम के ऊपर अपने सिस्टम की स्टेट को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस करंट सिचुएशन के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपके सिस्टम को मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो सिस्टम के लोड्स हैं उनको मॉनिटर करेंगे, और फिर जैसे ही आप कहीं पे अनॉमली देखेंगे तो आप क्या करेंगे, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कलोड है बेस्ड ऑन द करंट कैपेसिटी ऑफ ईच नोड जो है वो आप उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे और तमाम में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब अगर हम देखें कि अगर कोई एक नोड जो है, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपके पास एक नोड जो है वो ओवरलोड हो गई है, तो अब उसका वर्कलोड जो है वो दूसरी नोड्स के ऊपर जो है जिनके अंदर कुछ कैपेसिटी है कि वो उनके साथ लोड शेयर किया जा सके, तो हम उनके ऊपर क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब ये आपके पास जो है सिस्टम की परफॉर्मेंस तो इम्प्रूव कर रही है कि आपके पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है उसको इम्प्रूव कर रही है और मिनिमाइजिंग द रिस्पांस टाइम आपको अचीव करवा रही है, लेकिन इसके साथ साथ बेसिकली आपके पास क्या आ रहा है कि आपको थोड़ा सा वो कम्युनिकेशन ओवरहेड्स है उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा होगा। ठीक है, अब जो पैरेलल प्रोग्रामिंग जब हम डायनामिक मैपिंग के अंदर की बात कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या आएगा कि नॉर्मली आपके पास इसको हम कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, अगर आपके पास टास्क जो हैं वो जनरेट हो रहे हो डायनामिकली, तो उस सूरत में स्टैटिक मैपिंग जो है वो इफेक्टिव नहीं होती। इन दैट केस वो आपके पास डायनामिक मैपिंग ही इफेक्टिव आपके पास आ जाएगी। जो सेकंड आपके पास है कि इफ़ टास्क साइज अननोन एंड टेल, ठीक है, कि अगर आपके पास जो टास्क का साइज़ है वो आपके लिए वो ग्रेजुअली आपके पास आ रहा है, तो आपके लिए प्री डिफाइंड नहीं है कि टास्क का साइज़ क्या है, तो इन दैट केस आप उसको रन टाइम के ऊपर ही उसको मैप कर रहे होंगे कि जैसे जैसे आपके पास डाटा या टास्क आपके पास आ रहा है आप उसको रीलोकेट करते चले जा रहे हैं डिफरेंट प्रोसेसिंग एलिमेंट्स के ऊपर। एक और जो फैक्टर आपके पास आ जाता है कि इस डायनामिक मैपिंग को इस्तेमाल करने के लिए कि इफ़ द अमाउंट ऑफ डाटा एसोसिएटेड विद टास्क इज़ लार्ज, ठीक है, कि अगर आपके पास डाटा किसी एक टास्क के साथ लार्ज है तो इन दैट केस वो आपको ऑब्वियसली डायनामिक मैपिंग ही करनी पड़ेगी कि एक प्रोसेसिंग एलिमेंट इट मीन्स कि आपका वो जो रिस्पांस टाइम है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, तो वो किसी और के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब जब हम पैरेलल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स के अंदर आते हैं और उसकी जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टास्क हैं, ठीक है, एंड द इंटरेक्शन अमंग देम जो हुआ करता है, दैट डिटरमाइंस वेदर अ स्टैटिक और डायनामिक मैपिंग इज़ मोर सूटेबल। जो जब हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो उस सूरत में इन प्रोग्रामिंग
जो पैरेलल एल्गोरिदम्स के अंदर हुआ करते हैं या पैराडाइम के अंदर, उस डिपेंड करता है कि आप उसको कौन से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम देख एक जब हम बात कर रहे होते हैं कि जब मैपिंग है या आपके पास स्टैटिक है या डायनामिक है, तो उस सूरत में जो नॉर्मली हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया कि मैसेज पासिंग जो है वो आपके पास हो जाती है, क्योंकि वो जो है वो हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है। बहुत सारे प्रोग्रामिंग मॉडल्स हैं, बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके साथ होते हैं। अच्छा, अब जब आपके पास आते हैं तो उस सूरत में जब हम प्रोग्रामिंग मॉडल्स को अडॉप्ट करेंगे और आगे चलकर हम देखेंगे तो वो एसिंक्रोनस हुआ करते हैं या लूजली सिंक्रोनस आपके पास है, वो हम मॉडल जो प्रोग्राम्स हैं उनका स्ट्रक्चर हम देख ले होते हैं। जब हम पैरेलल एल्गोरिदम्स के मॉडल्स की हम बात कर रहे होते हैं तो उस सूरत में आपके पास जो है वो मॉडल आपके पास डाटा पैरेलल मॉडल आपके पास आ सकता है, वर्क पूल मॉडल आपके पास आ सकता है। यानी जब हम एल्गोरिदम्स को डिफ़ाइन करते हैं या उनके मॉडल्स आ जाते हैं, फिर आपके पास मास्टर स्लेव मॉडल आपके पास आ सकता है, या पाइपलाइन और प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल आपके पास आ जाता है, या हाइब्रिड मॉडल आपके पास आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको इन डिटेल जो है वो आगे कहीं पे जाके हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।